हेलो गाइस, आई एम ओमकार। मेरा 1 ईयर का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसी के साथ जो भी नए हैं उनके लिए शेयर मार्केट क्या चीज़ है, हम कैसे वहां पे शेयर्स ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसके लिए हर एक को कितना पैसा लगता है, अकाउंट कौन सा निकालना पड़ता है, वो अकाउंट के लिए कितने रुपीज़ हमें चार्जेस मिलते हैं, फिर बाद में हम ट्रेडिंग जो करते हैं जहाँ पर हम बाय और सेल करते हैं तो वहाँ पर कितने चार्जेस हमें पे करना पड़ता है, हमारे ऊपर कितनी अथॉरिटीज़ है, कौन से सेक्टर में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर बाद में जो भी चार्ट फॉर्म होता है उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो किस फॉर्म में हमारे साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर बाद में कौन से शेयर मार्केट में ट्रेडर अवेलेबल है, उनके लिए कौन सा एनालिसिस करना पड़ता है, आज के दिन अगर आपको बाय सेल करना है तो कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी मैं लाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मेरी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और दिस कंटेंट्स व्हाट इज शेयर मार्केट, देन हु कंट्रोल्स शेयर मार्केट, हु कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट एंड विच अकाउंट हैव टू बी रिक्वायर्ड फॉर दिस इन्वेस्टिंग पर्पस एंड what is the procedure for the account opening, then how many sectors are in the share market for the investing, how chart forms with the price action, and which are the types of the traders are present in the share market, then which analysis required for those particular traders। तो ये सब थिंग्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि शेयर मार्केट में फ्लो चार्ट कैसे होता है। फर्स्ट अथॉरिटी किसे मिलती है, उसके बाद सेकंड अथॉरिटी किसकी है, थर्ड अथॉरिटी किसकी है और हम वहाँ पे कहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट अथॉरिटी आती है सेबी की। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या करता है, आपके जो भी अकाउंट्स है उनमें कितना फंड्स है, ये सब थिंग्स का पूरा रिकॉर्ड ब्रोकर से कलेक्ट करके उनके पास रखता है। उसी के साथ एनएससी बीएससी में कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, उनकी प्राइस क्या चल रही है, ये सब थिंग्स भी सेबी के अंडर आते हैं। फिर उसी के साथ कौन से नए रूल्स शेयर मार्केट में लाने हैं, कौन से नए रूल्स जो रिक्वायर्ड है, फिर बाद में कौन से गलत रूल्स है जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये सब थिंग का ध्यान रखने का काम सेबी करता है। सेबी के बाद आते हैं एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें ही आप समझ लोगे कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे प्राइस को ध्यान रखा जाता है। मतलब टाटा का शेयर्स जो है वो एनएससी में भी है और बीएससी में भी है। आप कहाँ से भी बाय कर सकते हैं और कहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। तो टाटा का शेयर का प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज़, तो समथिंग 2000 रुपीज़ से 1 रुपीज़ ऊपर चला गया। तो ये सब प्राइस का जो एनालिसिस है, ये जो प्राइस का चेंज है, ये सब एनएससी एंड बीएससी के अंडर आता है। ये सारा रिकॉर्ड उन्हें ब्रोकर को सेंड करना पड़ता है। फिर बाद में आते हैं थर्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ब्रोकर्स है। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, जीरोदा, अपस्टॉक एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी जो कि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, एनएससी बीएससी के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर, सबके ऊपर ध्यान रखता है, वो है सेबी। इसलिए ये सब ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि सेबी रजिस्टर्ड क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर समझ लो आपने जो भी पैसा ब्रोकर के पास ऐड किया है, ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉजिट किया है, वो पैसा अगर ब्रोकर लेके भाग जाता है तो आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो वो पैसा आप किसे रिफ़ंड मांग सकते हैं, तो आप वो पैसा सेबी की तरफ से रिफ़ंड मांग सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रोकर वहाँ से भाग गया और वो ब्रोकर था सेबी रजिस्टर्ड। इसलिए आपको जो भी ब्रोकर चूज़ करना है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही अगर आपका पैसा कोई ब्रोकर लेके भाग जाता है तो आपको सेबी रिफ़ंड कर देगा। फिर बाद में फोर्थ आते हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूं और आप एक बिगिनर है जो कि अभी ट्रेडर बनने वाले हैं, और उसी के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 स्टेज है, इन 4 स्टेज के अंदर ही शेयर मार्केट पूरा समझ आता है। तो अभी हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट की प्रोसीजर क्या होती है, वो क्यों रिक्वायर्ड है, ये सब थिंग्स। अभी जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, मतलब आपके अकाउंट में का पैसा दूसरे के अकाउंट में डालते हैं, तो वो बैंक अकाउंट के अंडर होता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप किसी शेयर के साथ करना चाहेंगे, किसी शेयर को बाय करना चाहेंगे, किसी शेयर को सेल करना चाहेंगे, तो शेयर मार्केट में वो सब करने के लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट निकालना पड़ता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो डीमैट अकाउंट के अंदर आपको 2-4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं किसी ब्रोकर को, और ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट निकाल के देता है।
तो किसी भी ब्रोकर के अंडर सिर्फ आप एक अकाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पैन कार्ड के ऊपर एक अकाउंट होता है। अगर समझ लो एलिस ब्लू ब्रोकर है तो एलिस ब्लू ब्रोकिंग में आपका सिर्फ एक अकाउंट होगा, फिर बाद में एंजल ब्रोकिंग में आपका दूसरा अकाउंट हो सकता है, फायर्स में आपका थर्ड अकाउंट हो सकता है, लेकिन हर एक ब्रोकर के अंडर सिर्फ एक अकाउंट आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपको फर्स्ट ब्रोकर चेक करना है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। तो ब्रोकर के अंडर आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कई ब्रोकर्स 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं और कई 0 रुपीज़ में भी अकाउंट ओपन कर देते हैं। फिर बाद में आते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मतलब आपको एनुअली 300 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ हर एक ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंट उनके अंडर ओपन हो चुका है। कई ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो कि मंथली चार्ज करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी 300 एंड 500 रुपीज़ वो एनुअली चार्ज करने वाले थे, उनको ही वो डिवाइड बाय 12 करके हर एक मंथ में चार्ज कर गए, मतलब 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर मंथ ऐसे भी कई ब्रोकर्स चार्ज करते हैं। तो ये थे हमारे चार्जिंग सेक्टर। फिर बाद में आते हैं ब्रोकर में हम और क्या देख सकते हैं कि ब्रोकर में प्लेटफॉर्म कैसा है, जो भी NSE एंड BSE की तरफ से जो प्राइस का एनालिसिस आ रहा है वो ब्रोकर को मिलेगा और ब्रोकर वो एनालिसिस हमारे साथ शेयर करेगा और हमारे सामने उनके वेबसाइट के ऊपर एक चार्ट फॉर्म होगा। तो ये जो प्रोसीजर है तो इनमें कई डिले आता है। सो अगर प्राइस अभी अभी चेंज हो चुका है, लेकिन 2-3 सेकंड के बाद अगर वो ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे वैसा एनालिसिस करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्राइस वो चला गया है, 2-3 सेकंड का वहाँ पे डिले हो चुका है। तो ऐसे ब्रोकर हम वहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही थिंग्स है कि यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, फिर बाद में जो ब्रोकर है उनका मोबाइल का एप्लीकेशन है या फिर बाद में लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है कि नहीं, फिर बाद में ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म है कि नहीं, ये सब थिंग्स हमें ब्रोकर के बारे में चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको ये 4 ब्रोकर बताए हैं, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स एंड ज़ीरोधा। ये सभी ब्रोकर्स अच्छे हैं जो कि बिगिनर के लिए कम से कम चार्जेस लेकर आपको ट्रेडिंग करने का एक अच्छा सा सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स एंड अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अगर आप मेरी रेफरल से अकाउंट ओपन करते हो तो मैं एडिशनल आपको बेनिफिट दे सकता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए यहां पे फ्री कोर्स ऑलरेडी दे चुका हूं। इसके साथ ही अगर आपको फ्री स्ट्रैटेजीज भी चाहिए, फ्री सपोर्ट चाहिए, आपके जो भी रिलेटेड क्वेरीज हो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये सब लाइव सपोर्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप मेरे रेफरल किए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लोगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि आधार कार्ड हो सकता है। फिर बाद में एड्रेस प्रूफ, जो कि ऑलरेडी सबमिटेड आधार कार्ड वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बाद में आता है इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ के लिए आप वहाँ पे सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं और आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना होगा। तो इन दोनों में से एक आप सबमिट कर सकते हैं। फिर बाद में पैन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर का एक फ़ोटोग्राफ होगा और एक कैंसिल चेक। अगर कैंसिल चेक आपके पास नहीं है तो बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज, नहीं तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट फिर से अगर आप अटैच कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फुलफिल हो जाएगा। इसके साथ आते हैं फिर बाद में हम क्या करेंगे, तो उनका एक फॉर्म होता है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। फिर बाद में आधार कार्ड का नंबर डाल के हमें वहाँ पे OTP प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो फॉर्म डिजिटली ई-साइन करना पड़ता है। तो फॉर्म ई-साइन करने के बाद वो जाता है अंडर रिव्यू और 1 या 2 दिन के अंदर सब ब्रोकर्स आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर आप एलिस ब्लू के पास जाते हैं, आप वो पूरा फॉर्म फिल करते हैं और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो 1 या 2 दिन में एलिस ब्लू में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वैसे ही सेम ऑल ब्रोकर्स के अंडर आपका अकाउंट 1 या 2 दिन के अंदर ओपन हो जाता है। जैसे कि हमारी अभी 4th स्टेज है जहाँ पे आपको आपके अकाउंट को आईडी पासवर्ड मिलने के बाद, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी 4th स्टेज है जहाँ पे जो भी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, जिसका आईडी पासवर्ड आपको ब्रोकर की तरफ से मेल आईडी पे मिला होगा,
तो वो सब आप लॉगिन कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो अकाउंट आप वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फंड ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए आपको वहाँ पे NEFT कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब भी कर सकते हैं। उसी के साथ वो आप वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फंड ऐड होता है। अगर आप फंड अभी ऐड करते हैं तो 1 या 2 मिनट के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में वो फंड ऐड हो जाता है। आप तब से वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, शेयर मार्केट में 9:15 से लेकर 3:15 तक इक्विटी मार्केट चलता है, मतलब ऑल कंपनीज के शेयर वहाँ पे चलते हैं, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, 9:15 को आपने फ़ंड ऐड कर दिया, तो 9:17 या 9:18 तक आपका फ़ंड आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था सिंपली प्रोसीजर, जहाँ पे आपको एक ब्रोकर चूज़ करना है आपके अकॉर्डिंगली और उसमें आपका अकाउंट ओपन करना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए थे। और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 2 दिन के अंदर ID पासवर्ड मिल जाएगा और आप अपना डीमैट अकाउंट वहाँ पे हैंडल कर सकते हो। फिर बाद में आते हैं कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिल सकता है। अकाउंट तो ओपन हो गया, तो यहाँ पर इक्विटी एंड इंडेक्स, ये 2 सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी मतलब ऑल कंपनीज, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाटा हो सकता है, डीमार्ट हो सकता है, HDFC हो सकता है, SBI, ये सब थिंग्स जो कि ऑल कंपनीज है वो इक्विटी के अंडर आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो इक्विटीज है। और फिर बाद में आता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जहाँ पे एक बास्केट है और उस बास्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स मिक्सअप किए हुए हैं और उनका एक बंच बना के वो बंच आपको बेच रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम इंडेक्स। तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और उनका बंच किया हुआ निफ्टी 50 में पूरा शेयर आपको मिल जाएगा। फिर बाद में आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑल बैंकिंग सेक्टर्स के जो शेयर्स है वो वहाँ पे बंचअप किए जाएंगे और आपको पूरा बास्केट का एक प्राइस आपके साथ शेयर किया जाएगा और वहाँ पे आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। देन इक्विटी में इक्विटी का चार्ट रहता है, फिर बाद में फ्यूचर का भी चार्ट रहता है और ऑप्शन का भी चार्ट रहता है, और उसी के साथ इंडेक्स में इंडेक्स का चार्ट रहता है, फ्यूचर का एक चार्ट रहता है एंड ऑप्शन का एक चार्ट रहता है। तो सिंपल भाषा में अगर टाटा कंपनी हम इक्विटी समझ ले तो टाटा का इक्विटी का चार्ट होगा, टाटा का फ्यूचर का चार्ट होगा और टाटा का ऑप्शन का चार्ट होगा। और उसी के साथ निफ्टी 50 अगर इंडेक्स हम समझ ले तो निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट होगा, निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट होगा और निफ्टी 50 का ऑप्शन का चार्ट होगा। तो ये सारे चार्ट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन हर एक कंपनी का चार्ट अवेलेबल है, वहाँ पे हर एक कंपनी के अंडर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर समझो आपका कोई फ्रेंड ट्रेडिंग करता है तो वहाँ पे आप उसे पूछ सकते हो कि आप कौन से सेक्टर में ट्रेड करते हो, आप इक्विटी में करते हो या इक्विटी फ्यूचर में करते हो या इक्विटी ऑप्शन में, और उसी के साथ आप इंडेक्स में करते हो या इंडेक्स फ्यूचर में या इंडेक्स ऑप्शन में लाइकवाइज। तो फिर बाद में आता है कि हमें जो भी शेयर बाय सेल कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर क्या है, ये सब थिंग्स अभी हम इस चार्ट के अंदर समझ लेते हैं। तो ये है हम जहाँ पे हम शेयर्स बाय कर रहे हैं और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब यहाँ पे हम ऑर्डर डालेंगे कि हमें टाटा कंपनी के 20 शेयर्स बाय करने हैं, नहीं तो टाटा कंपनी के 20 शेयर्स सेल करने हैं। तो ये सब हम कहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर डालेंगे और ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो शेयर मार्केट में पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपको वहाँ पे आपका पैसा कट होके शेयर्स तो मिलेगा, नहीं तो आपका शेयर्स बेच दिया जाएगा और आपको वहाँ पे पैसे का रिटर्न मिलेगा। तो प्रोसीजर क्या रहता है कि स्टार्टिंग में बैंक से फंड आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक से फंड ऐड करने के बाद वो सारा फंड आप डीमैट अकाउंट में भी देख सकते हैं। जो भी शेयर्स आपने बाय किया है अगर उसको आपने होल्ड किया तो वो चला जाता है डीमैट अकाउंट में, जहाँ पे आपको दिखा देगा कि 10 दिन के अंदर इस शेयर के अंदर 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाइकवाइज तो डीमैट अकाउंट में जो भी आपने शेयर होल्ड किए हैं वो सब आपको डीमैट अकाउंट में देखने को मिल जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में वो शेयर्स आप बाय और सेल करने की ऑर्डर डाल सकते हैं और शेयर मार्केट से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब अगर आपने बाय की ऑर्डर डाल दी तो ट्रेडिंग अकाउंट से वो शेयर मार्केट में चली जाएगी और शेयर मार्केट में से
पैसे लेने के बाद आपको वहाँ पे शेयर मिल जाएगा। अगर आप होल्ड करते हो तो वो शेयर चला जाएगा डीमैट अकाउंट में। अगर आपको फिर से शेयर वो बेच देना है तो डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाएगा और शेयर मार्केट में चला जाएगा, और शेयर मार्केट में शेयर जाने के बाद आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा जो कि फिर से डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हैं। अगर बाय ऑर्डर आपको डालना है तो सिंपल ये प्रोसीजर रहती है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के। वहाँ पे आपको एक ऑर्डर डालनी पड़ेगी कि मुझे टाटा शेयर्स के इतने इतने शेयर्स आपको बाय करने हैं। तो यहाँ पे आपने बाइंग ऑर्डर डाल दी। बाइंग ऑर्डर डालने के बाद फिर बाद में आता है ट्रांजेक्शन गेट प्रोसीड, मतलब आपकी जो ऑर्डर थी उसके अकॉर्डिंगली जितना प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हैं, नहीं तो आपके एक स्पेशल डिसाइडेड प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते, तो ये सब थिंग्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन में पेंडिंग में रहेगी और एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे और वो शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे बाय प्रोसीजर रहते हैं और उसी के साथ सेल भी प्रोसीजर रहते हैं, जहाँ पे जितने भी शेयर्स आपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किए होंगे उसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे सेल ऑर्डर डालनी पड़ेगी, जितने शेयर्स आपने लिए थे उतने बेचने हैं फिर बाद में बेचने की ऑर्डर आपकी ट्रांजैक्शन में पेंडिंग दिखाई देगी। अगर आप जो भी प्राइस चल रही है वहाँ पे बेचना चाहते हैं तो वे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर बेचना है तो यहाँ पे वो ऑर्डर पेंडिंग में रहेगी। जब भी प्राइस उस प्राइस के ऊपर आ जाएगी तब आपका ये शेयर मार्केट में सेल हो जाएगा। तो ये थी बाय और सेल की प्रोसीजर। फिर बाद में आता है चार्ट्स। अभी हम चार्ट्स कैसे रीड कर सकते हैं, जो भी प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली चार्ट कैसे फॉर्म होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है और यहाँ पे रेड बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स को एक एरो दिखा दिया है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और रेड बॉक्स को एरो दिखा दिया है जो कि डाउन साइड जा रहा है। ग्रीन बॉक्स का जो एरो है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है। मार्केट क्यों बुलिश है? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से प्राइस बढ़ रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए हम वहाँ पे बुलिश मार्केट कह सकते हैं। उसके ही साथ अगर मार्केट की प्राइस डाउन साइड जा रही है, मार्केट की प्राइस यहाँ से लेकर नीचे आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि बियरिश मार्केट है। तो आप कलर समझ लो, अगर मार्केट में ग्रीन कलर है तो आप वहाँ पे बुलिश समझोगे और मार्केट में अगर रेड कलर चल रहा है तो आप वहाँ पे बियरिश कैंडल समझोगे। इस पूरी बॉडी को शेयर मार्केट की लैंग्वेज में हम कैंडल कहते हैं। ये है ग्रीन कैंडल और ये है रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का हम रीड कैसे कर सकते हैं? जहाँ से भी बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो ये पूरा बॉडी ग्रीन कलर में आ जाएगा और मार्केट ने जितना भी इस टाइम के अंदर हाई बनाया होगा वहाँ तक ये स्टिक आ जाएगा और उस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई था। और उसी के साथ जितना भी मार्केट ने लो बनाया होगा वो भी एक स्टिक से दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पे लो बना है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, एक हाई बना दिया, मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ से मार्केट घूम गया और क्लोज यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे जो भी हाई था वो मार्केट ने दिखा दिया है और क्लोज का जो पोजीशन था वो भी मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह हम ग्रीन कैंडल पढ़ सकते हैं। उसी के साथ रेड कैंडल हम कैसे पढ़ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी होगी और यहाँ से गिर गया, तो यहाँ पे एक हाई बना दिया। फिर बाद में जब भी मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे रेड कलर फिल हो गया और यहाँ पे मार्केट नीचे यहाँ तक आया जहाँ तक पूरा लो बना है। इससे मार्केट फिर से घूम गया और ऊपर आ गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जो भी लो था यहाँ तक एक स्टिक आ गई, जो भी हाई था वहाँ तक एक स्टिक आ गई और जितनी भी बॉडी थी जो कि ओपन होने के बाद क्लोज होने तक का डिस्टेंस है वहाँ पे एक रेड कलर की बॉडी यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो अभी हम सिंपली देखते हैं कि हर एक कैंडल को मिलाकर चार्ट कैसे फॉर्म होता है। तो इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन अभी हम देख लेते हैं कि अगर ये रेड कैंडल है तो मार्केट यहाँ पे गिर गया है तो यहाँ पे ओपन कहाँ होगा? मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ओपन और क्लोज हमें तो पता चल गया। अभी हाई और लो क्या है? ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। फिर बाद में इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन कैसा है? मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल दिखा रहा है, मतलब मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी है। मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी है मतलब ओपन यहाँ पे होगा। ओपन यहाँ पे होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने एक हाई बना दिया, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो ओपन और क्लोज के अंदर का पूरा एरिया बॉडी में पूरा ग्रीन कलर फिल हो गया और जितना भी हाई था वहाँ तक एक स्टिक आ गई। तो इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन ऐसे होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ,
रेड कलर था इसलिए मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया, और क्लोज होने से पहले मार्केट ने एक लो बना दिया था इसलिए यहाँ पर एक लो मार्केट दिखा रहा है। तो ऐसे ही हर एक कैंडल का डिस्क्रिप्शन देखते देखते मार्केट एक चार्ट बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर चला गया, ऊपर के बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर बाद में यहाँ पे नीचे आया, फिर बाद में यहाँ पे नीचे आते वक्त यहाँ पे आके रुका, और इसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया। अगर हम प्राइस कंपैरिजन करें तो मार्केट यहाँ पे कुछ तो प्राइस में था कि 15,694 रुपीज़ में मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया जो कि एक लो बना दिया, फिर बाद में मार्केट ऊपर बढ़ता गया, पूरा एक ग्रीन कैंडल बना दिया जिसे हम बुलिश कैंडल कह सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट आने के बाद एक हाई बना दिया और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हाई है, फिर बाद में यहाँ पे लो है, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। क्लोजिंग पॉइंट समथिंग 15,708 रुपीज़ का है और ओपनिंग प्राइस 15,694 रुपीज़ का होगा। तो इस तरह चार्ट फॉर्म होते हैं। अभी हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में ओवरऑल चार्ट कैसे दिखता है। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल दिखा दी, नीचे आया, रेड कलर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चला गया, फिर से यहाँ से नीचे गिरा, फिर से यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरह मार्केट यहाँ पे चार्ट फॉर्म करता है। तो इन चार्ट को आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर समझो हम इस कैंडल के बाद का सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आगे का क्या होने वाला है हमको पता नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास पिछला चार्ट है उसे एनालिसिस करके हमको आगे क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ से आगे मार्केट गिरने वाला है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में गया और यहाँ से फिर से गिर गया। तो ये आपका एनालिसिस करेक्ट आ गया, इसलिए आप यहाँ पे पैसा कमा लोगे। अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है तो आपको ऊपर जाने के लिए अलग ऑर्डर डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आप मार्केट नीचे आने की वजह से आपको वहाँ पे लॉस हो रहा होगा। तो शेयर मार्केट में जो भी पैसा आप कमाते हैं या गमाते हैं, इनका ट्रांजेक्शन कैसे होता है मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर मैंने बताया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और उस तरह की मैंने ऑर्डर डाल दी, और आपने बताया है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और आपने उस तरह की ऑर्डर डाल दी, तो मेरा यहाँ से लॉस स्टार्ट हो जाएगा और आपका यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा जितना भी लॉस हो रहा है वो सब लॉस आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन चलता है कि जो भी मेरा लॉस है वो आपके अकाउंट में आ रहा है, कंपनी के शेयर्स के अकॉर्डिंगली कंपनी का कोई भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है। जो भी ट्रेडर लॉस कर रहा है उनका लॉस आपके लिए प्रॉफिट है। तो इस तरह से शेयर मार्केट चलता है। अभी हम सेकंड चार्ट देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाई दिया। अगर समझ लो आपको इस पॉइंट के ऊपर पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपका एनालिसिस सही आ सकता है, और मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, फिर से ऊपर चला गया। ऐसे करते हुए मार्केट 2-4 दिन के अंदर यहाँ तक पहुँच गया। तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ता है। फिर बाद में अभी हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर आ चुका था। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है फिर से ऊपर जा सकता है तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर बाद में नीचे आया। तो इस तरह के एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं। फिर बाद में आता है इस तरह का चार्ट जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट पूरा दिन तक यहाँ तक चला। फिर बाद में दूसरे दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और पूरा दिन तक मार्केट यहाँ तक चला। थर्ड डे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ऐसे करते हुए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर बाद में मार्केट यहाँ से ओपन होके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। फिर बाद में नीचे मार्केट ओपन होके फिर से ऊपर क्लोज हुआ। तो इस तरह के शॉर्ट कैंडल हम देख कर बता सकते हैं कि पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ। तो इस तरह के चार्ट शेयर मार्केट में फॉर्म होते हैं। इस चार्ट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सब चार्ट्स मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। आपके लिए इजीली मैं लर्निंग का एक कोर्स भी लाने वाला हूँ।
अभी स्टार्टिंग में मैं मेरा नॉलेज आपके साथ सिर्फ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको कोई टिप्स नहीं बताता कि आपको ये शेयर बाय करना चाहिए, ये शेयर सेल करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए हेल्प करता हूँ कि आप मेरे से लर्न कर सकते हो और आप अपना खुद एनालिसिस करो और आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो। तो अभी हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में कौन से ट्रेडर्स अवेलेबल है, हम कौन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी समझ लो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर मतलब आज जो भी आपने टाटा का शेयर बाय किया है वो 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए या 2 ईयर के लिए या 20 ईयर्स के लिए अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा है और वो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और वो आप भूल गए हो और 2 या 4 साल के बाद आके आप देख रहे हो कि हमें कितना प्रॉफिट चल रहा है। तो इसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जिसे हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या होता है, जो हर एक दिन आके अपना पैसा लगाता है, प्रॉफिट कमाता है और मार्केट से पैसा लेके चला जाता है। अगले दिन फिर से वो अपना पैसा लाता है, फिर से इन्वेस्ट करता है, फिर से सेल करता है और वहाँ पे प्रॉफिट कमा के चला जाता है। मतलब एक दिन के अंदर आप बाय भी करते हो, सेल भी करते हो और चले जाते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर कहते हैं, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडर भी कह सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर मतलब एक दिन के अंदर ही आप बाय और सेल कर लोगे और आपका शेयर मार्केट का पूरा रिलेशन खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर से आप नया पैसा लाओगे, बाय और सेल करोगे, प्रॉफिट कमा के लेके जाओगे। तो इस तरह से हम इंट्राडे ट्रेडर कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों को जॉब है वो कौन से ट्रेडर बन सकते हैं, जिन लोगों को जॉब नहीं है वो कौन से ट्रेडर बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए उतना कुछ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आज इन्वेस्टमेंट करना है, 1-2 साल के बाद वहाँ से पैसा निकालना है। इसलिए आपको अगर जॉब भी है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप बनना चाहते हो तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए। आपके पास फ्री टाइम चाहिए। 9:15 से लेकर 3:15 तक मार्केट ओपन रहता है। तो अगर आपको एक दिन के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, तो ये एनालिसिस करने के लिए आपको शेयर मार्केट में पूरा माइंडसेट देकर आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास फ्री टाइम होगा तभी आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन सकते हो। अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुका है। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मुझे कोई जॉब नहीं है, तो मैं एक शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर बन सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जॉब होती तो मैं शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडर चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे एक दिन का एनालिसिस करना है, आज पैसा डालना है और 2-3 साल के बाद मुझे वहाँ से पैसा निकालना है। तो इस दौरान मुझे कोई भी एनालिसिस नहीं करना, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चूज़ कर सकता था। अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कितना पैसा मिलता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कितना मिलता है। तो जैसे कि मैंने चार्ट में बता दिया कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है। समझ लो चार्ट स्टार्ट होने के टाइम लॉन्ग टर्म ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट कर दी और चार्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर ने एग्जिट किया है। अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो इस प्राइस से लेकर मार्केट इस लाइन तक यहाँ पे क्लोज हो गया है। मतलब आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको सिर्फ इतना ही पैसेज का प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर आया। मतलब बहुत टाइम तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस टाइम के अंदर मार्केट ऊपर भी चला गया था, नीचे भी आया था, फिर से ऊपर चला गया था, फिर से नीचे आया था। तो यहाँ पे आपका पूरा टाइम चला जाता है और अकॉर्डिंगली आपको जो रिटर्न है वो कम मिलता है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेडर के लिए ऐसे एनालिसिस दिखाते हैं। तो ऐसे चलता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने यहाँ पर बाय किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, आपका एनालिसिस यहाँ तक दिखाता है कि आपको यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपने यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब वन टाइम एक दिन के अंदर आपने कमा लिया। उसके बाद अगले दिन देखेंगे कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको समझ में आ गया कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर से यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, आपको दूसरे दिन भी उतना ही प्रॉफिट हुआ, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के मुकाबले 2 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका। फिर बाद में थर्ड दिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चांस नहीं मिला, लेकिन फोर्थ दिन आपको यहाँ पे चांस मिला, फिर से मार्केट ऊपर चला गया।
तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट हुआ, इस दिन भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, अगले दिन भी मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर बाद में एक दिन छोड़ने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था। तो आप हर एक दिन आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप डेली प्रॉफिट बुक करके आपके पास अपना पैसा स्टोर कर सकते हो और अगले दिन फिर से आप नए चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके फिर से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए आपने आज एक इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका प्राइस कुछ भी चल रहा हो, आपको 2 साल 3 साल वेट करने के बाद उससे थोड़ा ऊपर ही मिलेगा और वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तो इसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये था लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर में एक अर्निंग का डिफरेंस। फिर बाद में आता है कि आपको यहाँ पे रिस्क कितना है और प्रॉफिट का रेशियो कितना है। तो इसी चार्ट में हम समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ऊपर जाने की तरफ प्रॉफिट होगा और यहाँ पे नीचे आने के बाद लॉस होगा। तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट ने यहाँ तक लॉस दिखा दिया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर आ चुका था। अगले दिन फिर मार्केट ऊपर होने के बाद फिर से नीचे आया, फिर से लॉस दिखा रहा था, फिर ऊपर आ गया। फिर कई दिन बाद फिर से मार्केट बहुत नीचे आया, यहाँ से लॉस दिखा रहा, फिर ऊपर आया। लेकिन आपने एग्जिट कहाँ पे किया? आपने यहाँ से लेने के बाद इस लाइन के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ। जिस दिन भी लॉस हो रहा है उस दिन को आप होल्ड कर लो, अगले दिन प्रॉफिट जब हो रहा तब बेच सकते हो। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको लो रिस्क है, यहाँ पे आपको लॉस कम ही होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर, अगर समझ लो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को यहाँ पे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट में यहाँ से उसने बाय कर लिया, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर गया। गिरने के बाद उसने बहुत बार होल्ड करने की कोशिश करी और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा था, लेकिन मार्केट में उसने यहाँ पे आज बाय किया है तो आज के दिन उसे सेल भी करना पड़ेगा और उसने यहाँ पे सेल कर दिया। मतलब यहाँ पे बाय किया और मार्केट यहाँ से नीचे सेल करने के लिए यहाँ पे उसका लॉस बुक करना पड़ा। क्यों बुक करना पड़ा? क्योंकि उसको वहाँ पे कंपलसरी था कि आज के दिन ही उसे सब बेच देना है, इसलिए उसे लॉस एक्सेप्ट करके बाहर निकलना पड़ा। तो इस तरह वो डेली लॉस भी फेस कर सकता है, क्योंकि उसे आज के दिन ही पूरा सेटलमेंट क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पे हाई रिस्क है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए कौन से एनालिसिस करके आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी है, समझ लो टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का पिछले ईयर का अर्निंग कितना था, उसके पिछले ईयर का अर्निंग कितना था, अभी अर्निंग कितना चल रहा है, आगे अर्निंग कितना होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको अर्निंग का पूरा जो भी शीट होगा वो आपको रीड करना पड़ेगा। फिर बाद में आता है एनपीएम, जो कि एक रेशो है, हर एक कंपनी का अलग होता है। फिर बाद में आता है बैलेंस शीट, जो कि हर एक कंपनी का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर बाद में आता है कैश फ्लो, कि कितने इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने इन्वेस्टर उतना पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये सब थिंग्स को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सब थिंग्स यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कंसिडर किए जाते। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आप बता सकते हो कि जो भी कंपनी है वो 2 साल बाद कितना प्रॉफिट दिखा सकती है, या ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती। और उसके कंपेयरली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि जो भी चार्ट चल रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे इंडिकेटर्स कैसे चल रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, प्राइस एक्शन कितना है, ये सब थिंग्स टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का पूरा नॉलेज मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। उसी के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डेली एनालिसिस में शेयर करता रहता हूँ। ये सब जो चार्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस है। इस लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि अगर ये लाइन तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे मैं एंट्री डाल दूंगा और मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा तो मेरा प्रेडिक्शन सही आ गया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। दूसरा चार्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक लाइन है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ पे आने के बाद नीचे आ रहा है, फिर लाइन को टच करने के बाद नीचे आ रहा है, लाइन को टच करने के बाद नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से अभी मार्केट लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं वैसा एनालिसिस
बता दूंगा और यहाँ पे फिर से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट इस लाइन को टच करने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इस लाइन को टच करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह का प्राइस एक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे जैसे मैंने बताया था सप्लाई एंड डिमांड जोन, उसी के साथ रेजिस्टेंस जोन भी रहता है। रेजिस्टेंस जोन मतलब यहाँ पे एक जोन है जो कि एक हॉरिजॉन्टल एरिया में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे गिर जाता है। तो फिर से जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये एनालिसिस के हिसाब से मैं पैसा लगा दूंगा, फिर से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर बाद में ये एनालिसिस, यहाँ पे मार्केट टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ऊपर जा रहा है। अगर इसे ब्रेक करके नीचे आता है तो मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा। मार्केट यहाँ से यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मैंने वहाँ पे उस एनालिसिस के ऊपर फिर से प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह का एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर, सप्लाई, डिमांड जोन, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, डिफरेंट पैटर्न्स, ट्रेड लाइंस, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपने समझ लिया कि शेयर मार्केट में सेबी फर्स्ट है, फिर बाद में एनएससी बीएसई आते हैं, फिर बाद में ऑल ब्रोकर्स के बाद हम लोग आते हैं। हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मैंने वीडियो के अंदर बता दिए। फिर बाद में कौन से ब्रोकर के तरफ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसके पास कम से कम चार्जेस के अंदर आपका अकाउंट मिल जाए आपको, ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर बाद में आता है कि शेयर मार्केट में चार्ट कैसे फॉर्म होता है, कौन से सेक्टर्स है, इक्विटी क्या है, फ्यूचर क्या है, इंडेक्स क्या है, ऑप्शन क्या है। फिर बाद में इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या होता है, उन ट्रेडर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, ये सब थिंग्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई थिंग समझ में नहीं आई तो आप रिपीट देख सकते हैं। फिर भी अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी है, और डिस्प्ले के ऊपर मैंने मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारे सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो। इसके बाद के वीडियो के अंदर मैं ये सब इंडिकेटर, सप्लाई, डिमांड जोन, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में एज लाइक ए सीरीज़ में आपके साथ हर संडे यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली एनालिसिस में YouTube चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ट्रेडर्स।